हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स, सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहा था। कौन सा चैप्टर अध्ययन किया जा रहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम दो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कल के वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा किया। आज आइए हम आगे चलते हैं। तीसरा, न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी निदेशक तत्व। क्या है? न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी निदेशक तत्व। न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी निदेशक तत्व के अंतर्गत यह हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए भी कुछ निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए भी कुछ निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। पहला है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। दूसरा, राज्य की लोक सेवाओं में क्या दिया है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य क्या करेगा? कदम उठाएगा। राज्य की लोक सेवाओं में जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य हमेशा कदम उठाएगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगा, स्वतंत्र रहेगा और इस स्वरूप में किसी के बंधन से मुक्त होकर के स्वतंत्र स्वरूप में अपना न्याय देने का कार्य करेगा। और इस प्रकार से राज्य न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसी संदर्भ में तीसरा दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में, इसमें अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में, अर्थात 10 वर्ष के अंतराल में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। इस स्वरूप में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। हमारे भारतीय संविधान में 2002 संवैधानिक संशोधन के तहत, ठीक है, बच्चों के शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा को अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क रूप में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना क्या है? आवश्यक है। तो इस स्वरूप में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा। संगठन की ओर क्या करेगा? कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में क्या कर सकें? कार्य कर सकें। चौथा देखिए, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर, ग्राम पंचायतों की संगठन की ओर क्या करेगा? कदम उठाएगा। अर्थात ग्राम पंचायत का गठन करेगा और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में विकास करने का प्रयास करेगा। इन्हें उतने
अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। स्वायत्त शासन अर्थात अस्थायी स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें और ग्राम पंचायत के विकास के योजनाओं को तैयार कर सकें, नागरिकों के उत्थान की विकास के बारे में सोच सकें और उस गांव को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। इसलिए नीति तत्वों के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायत के संगठन की ओर कदम उठा करके ग्राम पंचायत के विकास में सहयोग करने का जो है कार्य करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत तीसरा न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी नीति तत्वों के बारे में हमने आपको बताया। इसको नोट्स की कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा। चौथा पॉइंट है हम लोगों का प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व यह है। इन तथ्यों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य के निश्चित तथ्यों के अंतर्गत हमारे भारत सीमा के अंतर्गत जितने भी प्राचीन स्मारक है, कलात्मक स्थान है या प्राचीन धरोहर के रूप में जो राष्ट्रीय महत्व के भवनों को सुरक्षित रखा गया है, उसका सुरक्षित करना, उसकी देखभाल करना, उनको सही स्वरूप में संचालित करना जो राज्य का दायित्व हमारे नीति के अंतर्गत जो समाहित किया गया है। देखिए दिया गया है, राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, जिसको संसद ने क्या किया, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, दिया हो, रक्षा करने का जो राज्य प्रयास करेगा। उसकी रक्षा करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा जो है किया जाएगा। इसी संदर्भ में राज्य के निश्चित तथ्यों के अंतर्गत पांचवा पॉइंट दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व हमारे देश का आदर्श सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। हमारे देश का जो है आदर्श सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार की संज्ञा देता है और परिवार के रूप में सजो करके उसको शांतिमय परिस्थितियों के तहत, पूरी शांतिमय परिस्थितियों के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करने का जो प्रयास करता है। शांति का अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत यह शांति का पताका फहराता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा समर्थन करता है और उसकी नीतियों का पालन भी करता है। इसी आधार पर हमें सदैव ही शांति तथा जियो और जीने दो, शांति तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत को क्या किया है, अपनाया है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत राज्य का यह भी दायित्व दिया गया है या कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की स्थापना करेगा और पूरा सुरक्षा में जो वृद्धि का कार्य करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना। राष्ट्रों के बीच, ठीक है, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच अगर कोई तनाव उत्पन्न होता है या कोई कलह की भावना आती है तो उसके प्रति सही स्वरूप में न्याय करना और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना और उसके साथ जो मित्रता का सम्मानपूर्ण बढ़ा करके अपना मधुरता का संबंध स्थापित करने का जो दायित्व सौंपा गया है। तीसरा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में, इसके व्यवहार में, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना। अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून पारित होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की जाती है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। साथ ही अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई संधि स्थापित होती है तो उस संधि का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक उसी स्वरूप में
चौथा दिया है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को, अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में अगर युद्ध की घोषणा कर दी जाती है या विवाद उत्पन्न हो जाता है या विषम परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में मध्यस्थता द्वारा एक दूसरे के वार्तालाप के माध्यम से, एक दूसरे के संधि समझौते के माध्यम से उनके विवाद और झगड़ों को सुलझाने का जो प्रयास करना चाहिए और उन राष्ट्रों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो इस प्रकार के विवाद के संदर्भ में जो न आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्य के निषेधक तथ्यों के अंतर्गत चौथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तथ्यों के बारे में अभी हमने आपको बताया। इसको नोट्स के कॉपी में तैयार करके लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि भारतीय संविधान में वर्णित निषेधक तत्व से आप क्या समझते हैं, सभी निषेधक तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से लिख करके जो है याद कर लीजिएगा। अब हम अध्ययन करेंगे नीति निषेधक तथ्यों की आलोचना। क्या अध्ययन करेंगे? नीति निषेधक तथ्यों की आलोचना। ठीक है, नीति निषेधक तथ्यों की आलोचना जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था और उस भारतीय संविधान में नीति निषेधक तथ्यों को समाहित किया जा रहा था, उसी समय बहुत से राजनीतिज्ञों ने और बहुत से अन्य विद्वानों ने भी नीति निषेधक तथ्यों की जो है आलोचना किया था और उसे संविधान में सम्मिलित न करने की जो है अपना विचार भी व्यक्त किया था। लेकिन नीति निषेधक तथ्यों को आपको बताया गया कि कानूनी संरक्षण तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जनता की संप्रभुता, जनता की जनमानस की शक्ति उसे जो है प्राप्त है। एक मोरल थाट, एक नैतिक शक्ति उसे प्राप्त है और उस नैतिक शक्ति के बल पर वह नीति निषेधक तथ्यों को कभी भी जो समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति निषेधक तत्व जनता की इच्छा की अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति करना राज्य का क्या है, दायित्व है। और राज्य के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही का संरक्षण भी नहीं है तो तत्काल स्वरूप सारी आवश्यकताओं को जो पूरा नहीं कर रहे और समय के अनुसार पूरा करता है तो भी अच्छा, नहीं करता है तो भी अच्छा, अगले वित्तीय वर्ष के तहत उसे पूरा करने के लिए वह सार्थक प्रयत्न करता है। तो इस स्वरूप में आइए देखते हैं नीति निषेधक तथ्यों की आलोचना के तहत कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य के निषेधक तथ्यों संबंधी उपबंधों की बहुत क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। आलोचकों की आलोचना के प्रमुख आधार जो है निम्नलिखित रहे हैं। पहला, वैधानिक शक्ति का अभाव। पहला क्या उसकी आलोचना की जाती है कि नीति निषेधक तथ्यों के ऊपर वैधानिक शक्ति नहीं है अथवा कानूनी संरक्षण जो है प्राप्त नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार को कानूनी संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसे वैधानिक शक्ति अथवा कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन जनता का जनादेश प्राप्त है, जनता की संप्रभुता की शक्ति है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बीच में जहाँ जनता की शक्ति होती है, जहाँ जनता के शक्ति के बल पर सरकार की चुनाव की जाती है, वहाँ पर जनता के मंशा को स्वीकार करना अति आवश्यक होता है। इस आधार पर हम निष्कर्षता कर सकते हैं कि निषेधक तथ्यों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है या वैधानिक शक्ति का अभाव तो है, लेकिन फिर भी जो इसको हटाया नहीं जा सकता, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नैतिकता के बल पर, ठीक है, निषेधक तथ्यों के तहत जो नागरिकों के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है और धीरे धीरे नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास जो किया जाता है। दूसरा है निषेधक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र है। ऐसा आलोचकों का विचार है कि निषेधक तत्व एक काल्पनिक मात्र है, उसका विशेष कोई महत्व नहीं है, काल्पनिक मात्र ही नहीं है बल्कि एक नैतिक धर्म के तहत, एक आदर्श सभ्यता और संस्कार के तहत इन कर्तव्यों का जो है निर्वहन किया जाता है और राज्य इस आदर्श संस्कार और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए वो हमेशा
जो है जनता की इच्छाओं की पूर्ति करने में तत्पर रहता है। उनकी शिक्षा संबंधी व्यवस्था, चिकित्सा संबंधी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था, उनके अन्य जीवन के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित व्यवस्थाएं करने का कार्य प्रदान करता है। आर्थिक व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और अन्य अपाहिजों को, गरीबों को सहायता देने की व्यवस्था को पूर्ति करने के लिए तैयार रहता है और जहां तक संभव रहता है वह प्रयास करता है और जो शेष रह जाता है वह पूर्ण रूप से आगे चल करके प्रयास करने का जो प्रयास करता है। तो इससे स्पष्ट हम कह सकते हैं कि निर्देशक तत्व केवल काल्पनिक आदर्श मात्र नहीं है, जबकि आलोचकों का कहना है कि केवल एक काल्पनिक आदर्श मात्र है। तीसरा है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में और प्रकृति। एक संप्रभुता संपन्न राज्य में जहाँ की संप्रभुता की शक्ति जो जनता के हाथ में निहित है और जनता की इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य किया जा सकता है, तो ऐसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में नीति तत्वों को अप्राकृतिक रूप में आलोचक जो है स्वीकार करते हैं। अप्राकृतिक रूप में नहीं है, बल्कि यह नीति तत्व जनता की संप्रभुता के सत्य के बल पर ही राज्य उनकी इच्छाओं को स्वीकार करता है और स्वीकार करके समय अनुसार धीरे धीरे उसे पूरा करने का प्रयत्न भी करता है, ताकि उनकी शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, अर्थ से संबंधित, रोजगार से संबंधित सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके ठीक है सामान्य रूप से सबका विकास जो किया जा सके। इतना ही नहीं, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पवयस्क नागरिकों के लिए या कम उम्र के बालकों के लिए जो अलग से स्वतंत्रता जो प्रदान करता है और उन्हें सुविधाएं दे करके उनके विकास में सहयोग करने का जो कार्य करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में जो आलोचकों का कहना है अप्राकृतिक है, यह अप्राकृतिक रूप में नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप में रह करके समाज का कल्याण करता है, समाज के विकास करने में सहयोग प्रदान करता है। चौथा दिया संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका नीति तत्वों के आलोचना से संबंधित विद्वानों का विचार है। यह नीति तत्व संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न करने की हमेशा जो आशंका बनी रहती है। आशंका नहीं बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं नीति तत्व को सरकार पूरा करे तो भी भला और न पूरा करे तो भी भला। कोई भी नागरिक इसके विरोध में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता या कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इसे वैधानिक शक्ति जो प्राप्त नहीं है अथवा कानूनी शक्ति जो प्राप्त नहीं है। कानूनी शक्ति प्राप्त न होते हुए भी एक सामाजिक शक्ति उसके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि अगर समाज के बातों को इनकार कर देगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और उस राज्य में काम करने वाली सरकार भी सही स्वरूप में अपने दिशा निर्देश नहीं दे सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका यहाँ नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। एक मोरल था, एक नैतिक कर्तव्य केवल प्राप्त है। अपने नैतिक कर्तव्य के तहत जनता की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जन कल्याण राज्य की में सहयोग करके, जनता की कल्याण के रूप में सहयोग करके उनके व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण सहभागिता दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का जो प्रयास करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नीति तत्वों के बीच जो आलोचना की गई है वह पूर्ण रूप से आधार विहीन है, वह कोई आधार इसका जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिर भी नीति तत्व अपने मोरल थॉट के आधार पर जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, समाज के विकास की में सहयोग प्रदान करता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरा का पूरा सहयोग देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीति तत्वों की आलोचना को कॉपी के नोट्स में लिख लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से व्याख्या करके तैयार भी कर लीजिएगा। से सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे।